प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमने स्टार्ट किया था आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था, आयनिक साम्य क्या है, इसके पश्चात में कॉमन आयन इफेक्ट था, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। और आज हम चर्चा करेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल हम जानते हैं कि जब कोई जल है, जल को वियोजित करते हैं तो वो क्या अपने आयनों में किस प्रकार से टूटता है, वह अपने आयनों में यानी क्रमशः किसमें, हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सी आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये भी जानते हैं कि जल है वो कम्प्लीटली वियोजित नहीं होता है। जब कम्प्लीटली वियोजित नहीं होता है तो ये क्या है, अवियोजित भाग, अवियोजित भाग व ये आयनित भाग यानी वियोजित भाग में क्या स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार इसे हम क्या लिखते हैं, साम्य स्थिरांक क्या आ जाएगा, क्रिया नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू क्या आ जाएगा, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता अपॉन क्या आ जाएगा, अभिकारकों की यानी अवियोजित भाग की सक्रिय सांद्रता यानी वाटर मॉलिक्यूल की सक्रिय सांद्रता। क्योंकि हम जानते हैं कि जल है वो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। जब पूर्णतः वियोजित नहीं होता है यानी इसकी जो मात्रा है, सांद्रता है, वो क्या रहती है, स्थिर रहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि H2O इक्वल टू हाइड्रोजन आयनों की सक्रिय सांद्रता एंड हाइड्रोक्सी आयनों की सक्रिय सांद्रता। अब देखो, क्योंकि सांद्रता क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इस क्या लिख सकते हैं, नए कांस्टेंट है, किससे रिप्लेस कर सकते हैं, KW के द्वारा, यानी हाइड्रोजन आयनों की सक्रिय सांद्रता व हाइड्रोक्सी आयनों की सक्रिय सांद्रता। तो ये आ जाएगा हमारे पास में जल का आयनिक गुणनफल। अब ये जल का आयनिक गुणनफल है, ये होता क्या है वास्तव में, तो क्या है, ये क्या होता है, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर है, 8 कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन टेम्परेचर वेरी होने के साथ साथ में जल का आयनिक गुणनफल क्या है, बदलता रहता है। तो जल का आयनिक गुणनफल है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर हाइड्रोजन आयन व हाइड्रोक्सी आयनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं, या हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब देखो, हम जानते हैं कि ये जो अपने पास में जल का आयनिक गुणनफल है, ये टेम्परेचर के साथ में क्या होता है, वेरी होता है, बदलता है, यानी ताप के साथ में, यानी ताप परिवर्तन के साथ में, परिवर्तन के साथ में KW की वैल्यू भी क्या होती है, बदलती है, की वैल्यू भी बदलती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि KW है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम इसके भिन्न भिन्न तापों पर इसकी मान देखें, कई बार क्या क्वेश्चन आता है, सीधा ही क्वेश्चन आता है और पूछ दिया जाता है कि बताइए भाई इस टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होती है। तो जैसे अपन देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, या हम कह सकते हैं 273 केल्विन पर, इसकी जो वैल्यू है यानी किसकी, KW का जो मान होता है वो कितना होता है, 0.11 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना केल्विन में, तो ये कितना 283 केल्विन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, कितनी, 0.31 इंटू 10⁻⁻14। कहने का मतलब क्या है
कि जल का जो आयनीय गुणनफल है वो क्या है, जैसे से बढ़ता है, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जल का आयनीय गुणनफल भी बढ़ता है। अगर हम देखें टेम्परेचर को और बढ़ा दें, यानी कितना कर दें 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर, या हमें वहाँ पर लिखा होता है कई बार रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी 10⁻14। अगर हम इसका टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया जाए, मान लो इसका टेम्परेचर कितना कर दिया हमने 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, यानी यहाँ पर अपने पास में कितना हो गया, यानी ये हो गया 8 और 10 और 308 केल्विन पर, इसका जो मान है वो बढ़कर कितना हो गया 7.5 इंटू 10⁻14, यानी KW की वैल्यू है वो क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में क्या होती है, इंक्रीज होती है। और इसकी सहायता से हम क्या है, हाइड्रोजन आयनों की या हाइड्रोक्सी आयनों की कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए भी देखें आगे हम जब पढ़ेंगे pH को, तो ये वैल्यू क्या होगी, बहुत ही हमारे काम आने वाली है। क्या कि जल के आयनीय गुणनफल के अनुसार क्या होता है, हमारे पास में KW क्या था, KW जल का आयनीय गुणनफल क्या था, हाइड्रोजन आयनों की कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या था, हाइड्रोक्सी आयनों की कॉन्सेंट्रेशन। अब हमारे पास में हाइड्रोजन आयनों की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, KW अपॉन हाइड्रोक्सी आयनों की कॉन्सेंट्रेशन। और हम ये भी जानते हैं कि KW की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 10⁻14 अपॉन क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी आयनों की कॉन्सेंट्रेशन। तो जल के आयनीय गुणनफल के अनुसार हम हाइड्रोजन आयनों की क्या है, कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन आयनों की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट हो गई तो हम क्या किसी भी दिए गए सॉल्यूशन का pH भी ज्ञात कर सकते हैं। तो छोटी सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, कई बार क्या सीधी वैल्यू पूछ लेता है वो, और हमें पता नहीं होता। जनरली हम जो वैल्यू एवल्यूट करते हैं वो कितनी होती है 25 डिग्री सेल्सियस पर, यानी रूम टेम्परेचर पर होती है। लेकिन वो क्या है, या तो केल्विन में टाप देकर, या क्या 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से टाप देकर अपने को वैल्यू पूछ लेते हैं, और हम वहाँ पर क्या है फिर 1 कराते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमें KW यानी जल की आयनीय गुणनफल की वैल्यू है वो ध्यान में रखनी है, जिससे आयनीय प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे को पता होगी तो हमारा आंसर भी क्या होगा, करेक्ट होगा।